आज चलेगा संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी। कल पढ़ाया था आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र C बराबर KA अपसारण नॉट अपॉन D, या पूर्ण रूप से वायु हो तो C बराबर A अपसारण अपॉन D। अगर पूरी तरह से पट्टी हो तो कल पढ़ाया था C बराबर KA अपसारण अपॉन D, लेकिन पट्टी पूर्ण रूप से ना आंशिक रूप से हो तो संधारित्र की धारिता किस प्रकार निकालेंगे, वो इस डेरिवेशन में। मान के चलिए समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच की दूरी d है, उसकी प्लेटों के बीच t मोटाई की पट्टी रखी गई है। तो इस बात से क्या मतलब है कि पट्टी केवल t हिस्से में है और वायु कितने हिस्से में हो गए, वायु हो गए d माइनस टी हिस्से में। पूरी दूरी d है, उसमें से t में पट्टी है तो वायु रह गई d माइनस टी में। तो दो प्रकार का विद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच में होगा, एक वह विद्युत क्षेत्र जो परावैद्युत पट्टी में है और एक वह विद्युत क्षेत्र जो वायु में है। तो कुल प्लेटों के बीच कुल विभव V बराबर वायु का विद्युत क्षेत्र इंटू वायु की दूरी प्लस पट्टी का विद्युत क्षेत्र इंटू पट्टी की दूरी। हम जानते हैं चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस की त्रिज्या वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सिग्मा का मान है Q अपॉन A, इस तरह है E का मान रखेंगे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D माइनस T प्लस इसी का मान खाली Q लगा दो बस, Q अपॉन K A एप्सिलॉन T। अब यहाँ से हम Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, क्योंकि Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा D माइनस T, यहाँ बचा प्लस T अपॉन K, ये बचा। क्या आ गया V आ गया, हमें निकालनी है धारिता। तो C इक्वल टू सूत्र होता है Q अपॉन V, या V की वैल्यू लगा दीजिए Q अपॉन ये V की वैल्यू है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन K। Q कैंसिल बाई Q, ये पहुंच जाएगा ऊपर C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। अगर प्लेटों के बीच आंशिक रूप से पट्टी है जिसकी मोटाई T हो और प्लेटों के बीच की दूरी D हो तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। अब इससे हम जो कल निकाले थे वो भी निकाल सकते हैं। यदि पट्टी पूरी तरह से हो तो D का मान T लगा दीजिए, तो D माइनस D कट जाएंगे या D हो जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D अपॉन K पहुंच जाएगा ऊपर, K A एप्सिलॉन अपॉन D। पट्टी पूरी तरह से हो और पट्टी हो ही यानी पूरी वायु हो तो फिर T बराबर 0 हो जाएगा, ये T0 ये T0 ये T0 तो पूरा 0 हो जाएगा, ये T खत्म हो जाएगी। तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन। इस तरह से वही आपकी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी। संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी मैंने कल बताया था आपको कि परावैद्युत पदार्थ या विद्युतरोधी पदार्थ अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच रख दे तो धारिता बढ़ जाती है। कैसे कि हमने इसको प्लस आवेश दिया है, इसको माइनस आवेश दिया है, तो पट्टी के अंदर भी परमाणु होंगे, परमाणु में धन आवेशित नाभिक और ऋण आवेशित मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऋण आवेशित मुक्त इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर और धन आवेशित नाभिक ऋण प्लेट की ओर लग जाते हैं। जिस प्रकार पट्टी का एक सिरा ऋण आवेशित और एक सिरा धन आवेशित हो जाता है। अगर पट्टी के दो ध्रुव बन जाते हैं, ऋण आवेशित ध्रुव और धन आवेशित ध्रुव, इसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुवण। ठीक इस प्रकार पट्टी के अंदर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है, E डैश, जो मुख्य विद्युत क्षेत्र E के विपरीत होता है, जिसका धारिता बढ़ती है इसकी। अगर हम इस पट्टी का विभव बढ़ाते रहें तो इस विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा, जिस कारण इस विद्युत क्षेत्र का मान ही बढ़ने लगता है और बढ़ाते जाने पर एक ऐसी स्थिति आएगी कि अधिकतम विद्युत क्षेत्र प्राप्त कर लेगा। उससे अधिक बढ़ा देने पर अब यह इस विद्युत क्षेत्र को सहन नहीं कर पाएगा और आवेश टूटने लगेगा। तो विभवांतर उस मान को जिसमें पट्टी के अंदर भंजन होने लगता है, आवेश का टूटना शुरू हो जाता है, उसे भंजक विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटों के बीच
विभवांतर का वह अधिकतम मान जिस पर पराविद्युत पट्टी में भंजन आवेश का भंजन आरंभ हो जाता है, बजा आवेश लगे रहने के टूटना शुरू हो जाता है, इसे भंजन विभवांतर कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की वह अधिकतम मान जिसको पट्टी बिना भंजन के सहन कर सकता है, भंजन विभवांतर से पहले जितना विद्युत क्षेत्र है जिसे पट्टी बिना टूटे सहन कर सकती है, उसे परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य भंजन विभवांतर और परावैद्युत सामर्थ्य। भंजन विभवांतर है विभवांतर का अधिकतम मान जिस पर पट्टी में आवेश का भंजन आरंभ हो जाता है, और परावैद्युत सामर्थ्य विद्युत क्षेत्र का आंतरिक विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान जिसे पट्टी बिना भंजन के सहन कर सकती है, परावैद्युत सामर्थ्य। अब आता है गोलीय संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र में दो समांतर प्लेटें थी आमने सामने। गोलीय संधारित्र में दो गोले होंगे दो ही आवरण। समांतर प्लेट में दो प्लेटें और गोलीय संधारित्र में दो समकेंद्रीय गोले। इसमें दो समकेंद्रीय गोले, समकेंद्रीय माने ऐसे दो गोले जिन दोनों का केंद्र एक ही हो। दो समकेंद्रीय गोले हैं, अंदर वाला एक बाहर वाला। अंदर वाला गोला बाहर वाले गोले के अंदर है, बाहर वाले गोले में यहाँ पर एक विद्युत रोधी पदार्थ लगा करके एक चालक तार को सीधा अंदर वाले गोले से संपर्क कराया गया है। इसका रोल क्या है विद्युत रोधी का? अगर हम डायरेक्ट तार लगाते हैं तो तार बाहर वाले गोले के संपर्क में भी आएगा, पर आवेश दोनों को मिलेगा। हमें आवेश केवल अंदर वाले को देना है, उस तार को उस लकड़ी की लुकी में से आर पार निकाला गया। तो जब हम अंदर वाले गोले की त्रिज्या स्मॉल a है, बाहर वाले गोले की त्रिज्या स्मॉल b है, इनको हम r1 r2 मान सकते हैं। जब विद्युत मशीन द्वारा अंदर वाले गोले को प्लस आवेश देते हैं तो यह आवेश संपूर्ण गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। चूंकि ये गोलीय कोश है, खोखला गोला है, तो सारा आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। जब इस पर धनावेश आता है तो विद्युत प्रेरण द्वारा बाहर वाले गोले के अंदर वाले पृष्ठ पर, सामने वाले पृष्ठ पर उतना ही माइनस आवेश और बाहर वाले पृष्ठ पर धन आवेश आ जाता है। इसलिए बाहर वाले पृष्ठ को अर्थ न देते हैं, जबकि जाने वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले धनावेश को समाप्त कर देते हैं। तो मोस्टली देखा जाए केवल तो बाहर वाले गोले में माइनस आवेश है, अंदर वाले गोले में प्लस आवेश है। हमारे इन दोनों के बीच में के परावैद्युतांक का विद्युत रोधी पदार्थ बना हुआ है। तब देखिए आंतरिक गोले द्वारा उत्पन्न विभव, और हमने पिछले बार में विभव सूत्र कूलम विभव है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन k × q r होता है। तो अंदर वाले गोले का विभव V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन k × q r होता है। इसी प्रकार बाहर वाले गोले का विभव V2 = -1/4 पाई एप्सिलॉन k q b हो जाएगा। माइनस को लगाया है क्योंकि बाहर वाले गोले का विभव माइनस का है। तब परिणामी विभव V = V1 + V2 वैल्यू पुट कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन k × q/k - 1/4 पाई एप्सिलॉन k × q/b। इसे कॉमन ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन k × q कॉमन आ गया, बचा 1/a - 1/b। ठीक है भाई, इसको ऐसे ले लीजिए आप ab को, तो बचेगा b - a/a। ये b का मान निकला है, v का मान हमने कर लिया धारता। तो धारता होती है c = q/v। तो q/v की वैल्यू पुट कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन k × q b - a/ab। q से q कट जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन k और a पहुंच जाएगा ऊपर, तो c = 4 पाई एप्सिलॉन k ab/b - a। अगर दोनों धातुओं के दोनों गोलों के बीच में वायु हो तो k को 1 कर देंगे, तो c0 = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ab/b - a। अब संधारित्र का फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटेंस। संधारित्रों को 3 प्रकार जोड़ा जाता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम, नंबर 2 समांतर क्रम, नंबर 3 मिश्रित क्रम। तो नंबर 1 है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, इस संधारित्र का प्रतीक है 2 बराबर की प्लेट। अगर प्लेट बड़ी छोटी हो गई तो सेल बन जाएगा। या संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि पहले संधारित्र का दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट जुड़ी, तो इसी प्रकार
दूसरे की दूसरी प्लेट, तीसरे की पहली प्लेट से, यानी प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट जुड़ी होगी। जब पहली प्लस आवेश देते हैं प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट प्लस, दूसरी माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, अंतिम प्लेट के बाहर पृष्ठ को अर्थ कर देते हैं। श्रेणी में ध्यान रखने की बात है कि सभी पर समान आवेश हो। अगर पहले पर Q है तो जितने हमने जोड़े हैं लास्ट तक सब पर Q आवेश होगा, लेकिन सबके स्रों के विभवांतर यानी विभव अलग अलग होंगे, V1 V2 V3। मतलब सभी की धारता C1 C2 C3 हो तब सभी के अलग अलग विभव V1 = Q C1, V2 = Q C2, V3 = Q C3 और हो तो और गया हो, तब कुल विभव V = सबको जोड़ दीजिए। V = Q C1 + Q C2 + Q C3। Q को बना गया तो V = Q 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। यदि कुल आवेश Q और कुल धारता सबकी मान मिलाकर C मान ली जाए तो जानते हैं V = Q/C हो जाएगा। तो उस V के स्थान पर Q/C लगा दीजिए, Q से V बढ़ जाएगा, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अर्थात श्रेणी क्रम में कुल धारता का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों की धारताओं के व्युत्क्रम यानी उल्टे के योग के बराबर होता है। अगर समांतर क्रम संयोजन, इसमें सभी संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि सभी संधारित्रों का एक सिरा एक तरफ और दूसरा सिरा दूसरी तरफ। श्रेणी में आगे पीछे थे, पहले एक फिर दूसरा फिर तीसरा चौथा, इसमें सब समांतर है, पैरेलल है, सबका एक सिरा एक तरफ एक सिरा दूसरी तरफ। जब इस प्रकार के संयोजन में कुल Q आवेश देते हैं तो वह आवेश सब पर बढ़ जाता है उनकी धारता के हिसाब से, लेकिन विभव सबका बराबर रहता है। ध्यान करने की बात है श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है, समांतर क्रम में विभव समान रहता है। मतलब सब पर बटा आवेश Q1 Q2 Q3 और इनकी धारताएं क्रमशः C1 C2 C3 है, विभव सबका V है। तो अलग अलग आवेश Q1 = C1V, Q2 = C2V, Q3 = C3V। तो कुल आवेश Q = Q1 + Q2 + Q3। तो Q = C1V + C2V + C3V। लेकिन यदि कुल धारता C मान ले और कुल विभव V है ही तो कुल आवेश Q = CV। इस Q की वैल्यू ध्यान दीजिए, तो CV = C1V + C2V + C3V। ऐसे भी कॉमन ले लीजिए, इसे बिगड़ जाएगा तो C = C1 + C2 + C3। अर्थात समांतर क्रम में संयोजन की कुल धारता सभी संधारित्रों के धारताओं के योग के बराबर होती है। अब इस लेसन में केवल कल का वर्क रह गया है, केमिस्ट्री में क्लास चलेगी नहीं, केमिस्ट्री में नोट्स तैयार करते हैं जो लेसन पूरा कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट लेसन।